तो आज के इस वीडियो में हम आपके एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 33 पर जितने भी दिए गए क्वेश्चन हैं उन सभी को सॉल्व करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित को पी प्रकार या एन प्रकार के अर्धचालकों में वर्गीकृत कीजिए। तो यहाँ पर दो एग्जाम्पल दिए गए हैं क्वेश्चन में, आपको उसमें से पी प्रकार का और एन प्रकार का अर्धचालक छांटना है। तो जब हम आयन से डोपित करेंगे जर्मेनियम को तो वहाँ पर पी प्रकार का अर्धचालक बनेगा, और जब हम एसआई यानी कि सिलिका से डोपित करेंगे बोरान को तो वहाँ पर एन प्रकार का अर्धचालक बनेगा। तो फर्स्ट का आंसर है पी टाइप का अर्धचालक और दूसरे का आंसर है एन टाइप का अर्धचालक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सोना, जिसकी परमाणु त्रिज्या है 0.144 nm। फल केंद्रित एकक कोष्ठिका में क्रिस्टलीकृत होता है। इसकी कोष्ठिका के कोरों की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कोरों की लंबाई ज्ञात करना है यानी कि ए निकालना है, और दिया हुआ है कि सोने से बनाया क्या गया है एफसीसी फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो हम सभी जानते हैं कि एफसीसी में जो परमाणुओं की जो त्रिज्या होगी वो आर होगी और फल का जो विकर्ण होगा वो होगा 4r। अब यदि कोष्ठिका के कोर की लंबाई a हो तो फलक विकर्ण क्या हो जाएगा, कड़ी में 2a। तो अतः अगर हम दोनों में मतलब कि कोरों की लंबाई और त्रिज्या में संबंध देखें तो कड़ी में 2a इक्वल टू हो जाएगा 4r। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे यानी कि जब कोरों की लंबाई ज्ञात करना होगा तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे फॉर्मूले में वैल्यू को पुटअप करने के बाद तो हमारा वैल्यू आएगा 0.407 nm। तो ये हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है, बैंड सिद्धांत के आधार पर आपको बताना है चालक एवं रोधी, और दूसरा है चालक एवं अर्धचालक में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चालक एवं रोधी में अंतर की। तो अचालक अथवा रोधी, जिसे हम बोलते हैं रोधी, अचालक को ही बोलते हैं, में जो संयोजन बैंड होते हैं तथा चालक बैंड के जो मध्य ऊर्जा स्तर का अंतर होता है वो बहुत अधिक होता है, जबकि चालक में जो ऊर्जा स्तर का जो अंतर होता है बहुत कम होता है, जिससे कि जो रोधी होते हैं अर्थात जो अचालक होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण नहीं हो पाता, जबकि जो चालक होते हैं उनमें ऊर्जा स्तर का जो अंतर होता है बहुत कम होता है, जिससे कि आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, चले जाते हैं और उसमें विद्युत का प्रवाह हो जाता है। तो जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था ठोस में तो वैद्युत गुणों में मैंने ये टॉपिक बता रखा है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। वही बात हम करें चालक एवं अर्धचालक में अंतर की, तो चालक में जो संयोजी बैंड होते हैं तथा चालक बैंड के बीच ऊर्जा अंतर अत्यंत कम होता है अथवा अतिव्यापन होता है, जबकि जो अर्धचालक होते हैं उनमें जो ऊर्जा का अंतर होता है सदैव कम होता है, कभी भी अतिव्यापन नहीं होता। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। उचित उदाहरणों द्वारा निम्नलिखित पदों को परिभाषित कीजिए। पहला है साटकी दोष, दूसरा है फ्रेंकेल दोष, तीसरा है अंतराकाशी और चौथा है एफ केंद्र। तो आइए देखते हैं इनकी परिभाषा और ये क्या होते हैं। तो जो साटकी दोष होता है वो आयनिक ठोसों का रिक्तिका दोष है। जब एक परमाणु अथवा आयन अपनी सामान्य यानी कि वास्तविक स्थिति से लुप्त हो जाता है तो एक जालक रिक्तिका निर्मित होती है, जिसे हम साटकी दोष कहते हैं। तो विद्युत उदासीन को बनाए रखने के लिए लुप्त होने वाले धन आयन और ऋण आयनों की संख्या बराबर होती है। साटकी दोष उन आयनिक पदार्थों द्वारा दिखाया जाता है जिनमें धन आयन और ऋण आयन लगभग समान आकार के होते हैं। जैसे अगर हम बात करें NaCl, KCl, CsCl और AgBr, ये सभी साटकी दोष प्रदर्शित करते हैं। वहीं हम बात करें फ्रेंकल दोष की, तो यह दोष आयनिक ठोसों द्वारा दिखाया जाता है। लघुत्तर आयन यानी कि साधारणतः धन आयन अपने वास्तविक स्थान को विस्थापित होकर अंतराकाशी में चले जाते हैं। यह वास्तविक स्थान पर रिक्तिका दोष और नए स्थान पर अंतराकाशी दोष उत्पन्न करता है। फ्रेंकेल दोष को विस्थापन दोष भी कहते हैं। यह ठोस के घनत्व को परिवर्तित नहीं करता। फ्रेंकेल दोष उन आयनिक पदार्थ द्वारा दिखाया जाता है जिनमें आयनों के आकार में अधिक अंतर नहीं होता, जैसे ZnS, AgCl, AgBr, AgI। ये दोष Z आयन और Ag आयन के लघु आकार के कारण होता है। तीसरा है अंतराकाशी दोष। जब कुछ अवयवी कण यानी कि परमाणु अथवा अणु अंतराकोशीय स्थल पर पाए जाते हैं तब उत्पन्न दोष अंतराकाशी दोष कहलाता है। यह दोष पदार्थ के घनत्व को बढ़ाता है। अंतराकाशी दोष अनआयनिक ठोसों में पाया जाता है। आयनिक ठोसों में सदैव विद्युत उदासीनता बनी रहनी चाहिए, इससे यह दोष दिखाई नहीं देता।
बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर, जो कि है एफ केंद्र, जिसे एफ सेंटर बोलते हैं। जब किसी क्षार की हैलाइड जैसे NaCl को क्षार धातु जैसे सोडियम की वाष्प के वातावरण में गर्म किया जाता है तो सोडियम परमाणु क्रिस्टल की सतह पर जम जाते हैं और क्लोरीन आयन क्रिस्टल की सतह से विसरित हो जाते हैं और Na आयन के साथ जुड़कर NaCl देते हैं। Na प्लस आयन बनाने के लिए Na परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और ये जो निकले हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं विसरित होकर क्रिस्टल के ऋण आयनिक स्थान पर स्थापित हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अब क्रिस्टल में सोडियम का अधिक्य होता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन द्वारा भरी जाने वाली इन ऋण आयनिक रिक्तिकाओं को हम एफ केंद्र कहते हैं। ये NaCl क्रिस्टल को पीला रंग प्रदान करता है और यह रंग इन इलेक्ट्रॉनों द्वारा क्रिस्टल पर पड़ने वाले प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित करके उत्तेजित होने के परिणाम स्वरूप दिखता है। तो इस टॉपिक को मैंने आपको पुराने थ्योरी वाले वीडियो में बता रखा है, तो आप वहाँ पर जाकर पढ़ेंगे तो आपको ईजिली समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने हर टॉपिक को एनिमेशन के थ्रू समझाया है। तो इसलिए आप वहाँ पर इस टॉपिक को ज़रूर देखें। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, एल्युमिनियम की घनी निविड संकुलित संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है। इसका धात्विक अर्धव्यास 125 pm यानी कि 125 पिकोमीटर है। तो पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एकक कोष्ठिका के कोरों की लंबाई ज्ञात कीजिए, और दूसरा है 1 सेंटीमीटर क्यूब एल्युमिनियम में कुल कितने एकक कोष्ठिका होंगे। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन में कोरों की लंबाई पूछा हुआ है। तो जब भी हम किसी भी FCC संरचना को देखते हैं तो उनमें कोरों की लंबाई यानी कि फल विकर्ण और त्रिज्या में निम्नलिखित संबंध होते हैं। तो A करणी में 2 बराबर होता है 4r के। चूँकि क्वेश्चन में हमें त्रिज्या दिया हुआ है 125 pm, तो हम लोग इसमें r का वैल्यू रखेंगे और r का वैल्यू रखते ही हमें A की वैल्यू पता चल जाएगी। तो इस तरह से हम A की वैल्यू निकाल सकते हैं और A का वैल्यू आया है 353.5 पिकोमीटर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। यदि NaCl को SrCl2 के 10⁻³ मोल प्रतिशत से डोपित किया जाए तो धनायनों की रिक्तियों का सांद्रण क्या होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि NaCl को 10⁻³ मोल प्रतिशत SrCl2 से डोपित किया जा रहा है। तो हम मान लेंगे कि NaCl के 100 ml को लेते हैं तो SrCl के 10⁻³ मोल से डोपित होता है। अब NaCl का अगर हम 1 मोल डोपित करते हैं तो क्या हो जाएगा, 10⁻³ में 100 का भाग करेंगे तो इस तरह आ जाएगा SrCl2 के 10⁻5 मोल में। अब प्रत्येक Sr2 प्लस आयन एक धन आयन रिक्तिका जनित है, तो धन आयन रिक्तिकों की संख्या हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो धन आयन रिक्तिकों की जो संख्या होगी वो 10⁻5 मोल प्रति मोल NaCl। तो 10⁻5 मोल तो है ही, ठीक है। अब इसे हम क्या करेंगे, एवोगैड्रो संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 6.02 × 10⁻23 प्रति मोल से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 6.02 × 10⁻18 प्रति मोल। तो चलते हैं आपके बुक के सबसे लास्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित को उचित उदाहरणों द्वारा समझाइए। लौ चुंबकी, अनुचुंबकी, फेरोचुंबकी, प्रतिचुंबकी। तो ये सभी टॉपिक मैंने आपको थ्योरी वाले सेक्शन में बता रखा है, तो आप वहाँ पर जाकर उसको पढ़ लीजिए। मैं यहाँ पर इसको सॉल्व नहीं कराऊंगा, तो इसलिए आप कोशिश करिए इस टॉपिक को वहाँ पर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 को मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ और आपको इसका आंसर बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है 12 से 16 और 13 से 15 वर्ग के यौगिक। तो इसका मतलब क्या हुआ, वर्ग 12 के तत्व और वर्ग 16 के तत्वों से बने जो यौगिक होते हैं उन्हें हम 12-16 वर्ग के यौगिक कहते हैं, जैसे कि ZnS, HgTe आदि। वहीं बात करें हम वर्ग 13 के तत्व और वर्ग 15 के तत्व से जो यौगिक बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं 13-15 वर्ग के यौगिक, जैसे GaAs, Al, P आदि। आइए चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, एक विशेष ठोस अति कठोर तथा इसका गलनांक अति उच्च है। ठोस अवस्था में यह अचालक है तथा प्रगलन पर यह विद्युत का चालक होता है। तो आपको इस ठोस के बारे में बताना है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट आंसर है। हम सभी जानते हैं कि जो आयनिक ठोस होते हैं वो अति कठोर होते हैं, इनका गलनांक उच्च होता है और ये ठोस अवस्था में अचालक होते हैं, जबकि जब ये गलित अवस्था में होते हैं तो विद्युत के चालक होते हैं। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन 4 आयनिक। चलते हैं दूसरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। किस प्रकार के ठोस विद्युत चालक, आघातवर्धनी और तन्य होते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि जो धात्विक ठोस होते हैं
वे इस प्रकार के चालक होते हैं जो कि विद्युत के चालक होते हैं। उन्हें पीटा जाता तो फैल जाते हैं और खींचा जाता तो तन्य हो जाते हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड, धात्विक ठोस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। ठोस ए एक अति कठोर ठोस तथा गलित अवस्था में विद्युत रोधी है और बहुत उच्च ताप पर पिघलता है। यह किस प्रकार का ठोस है? तो यदि हम बात करें इसके आंसर की, तो जो सहसंयोजक ठोस होते हैं वो अति कठोर होते हैं और ठोस तथा गलित अवस्था दोनों में यह विद्युत रोधी होते हैं और ये बहुत उच्च ताप पर पिघलते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फोर, सहसंयोजक ठोस। चलते हैं फोर्थ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। ग्रेफाइट है तो आपको बताना है कि ग्रेफाइट किस तरह का ठोस है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड, सहसंयोजी ठोस। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा सहसंयोजक क्रिस्टल है? तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड, क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज एक सहसंयोजक क्रिस्टल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्लास्टिक है तो आपको बताना है कि इनमें से प्लास्टिक कौन सा ठोस है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो प्लास्टिक होता है यह एक अक्रिस्टलीय ठोस है, लेकिन ऑप्शन में आपको आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजी ठोस और इनमें से कोई नहीं दिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन तो दिया नहीं है अक्रिस्टलीय ठोस का, तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फोर, इनमें से कोई नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना है तो आपको बताना है कि सोडियम क्लोराइड जो होता है क्रिस्टल, उसकी संरचना कैसी होती है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, फलक केंद्रित घनी यानी कि FCC। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। फलक केंद्रित घनी जालक में एक एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या होगी। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड। तो परमाणुओं की संख्या होती है कितनी? 4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 58.5 ग्राम NaCl में एकक कोष्ठिकाओं की लगभग संख्या होगी। तो सीधे मैं राइट आंसर आपको बता दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करिएगा। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन वन, 1.5 इंटू 10⁻23। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। जिंक अपनी गलित अवस्था में ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है जिसकी संरचना HCP प्रकार की है। समीपस्थ परमाणुओं की संख्या होगी। तो हम सभी जानते हैं जो HCP होता है इसमें समन्वय संख्या होती है 12। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक ठोस AB जिसकी संरचना NaCl प्रकार की है में A परमाणु घनी एकक कोष्ठिका के सभी कोनों को घेरता है। यदि एक अक्ष में सभी फलक केंद्रित परमाणु निष्कासित हो जाएं तो ठोस की स्टाइकियोमेट्रिक होगी। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फोर, A3B4। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक एकक कोष्ठिका जिसमें परमाणुओं की संख्या 2 तथा जो ABC संकुलन क्रम प्रदर्शित करता है में चतुष्फलीय रिक्तियों की संख्या होगी। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन टू, 2Z। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में Na की समन्वय संख्या बताइए। तो NaCl में जो Na की समन्वय संख्या होती है वो होती है 6, क्योंकि यह अपने आसपास 6 परमाणुओं से जुड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक धातु फलक केंद्रित घनी जालक में क्रिस्टलित होता है। एकक कोष्ठिका के कोरों की लंबाई 408 pm यानी कि पिकोमीटर है। धातु के परमाणु का व्यास बताइए। तो आप इसको सॉल्व करिएगा, मैंने इस तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया। तो यहाँ पर मैं आपको राइट ऑप्शन बता दे रहा हूँ। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, 288 pm। क्वेश्चन नंबर 15 है, सरल घन में उपस्थित परमाणुओं द्वारा घेरे गए कुल आयतन का प्रभाव। तो आपको इसमें बताना है कि जो सरल घन यानी कि SCC में आपको परमाणुओं द्वारा घेरा गया कुल आयतन बताना है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकेंड, π/6। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक ठोस यौगिक XY के NaCl संरचना है। यदि धन आयन की त्रिज्या 100 pm है तो ऋण आयन की त्रिज्या होगी। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड, 241.5 pm। क्वेश्चन नंबर 17 है, फ्रेंकेल दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल का घनत्व। तो आप सभी जानते हैं कि जो फ्रेंकेल दोष के कारण क्या होता है, आयनिक क्रिस्टल का जो घनत्व होता है वो अपरिवर्तित रहता है। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 18 है, फ्रेंकेल तथा साटकी दोष होते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि जो फ्रेंकेल तथा साटकी दोष होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? क्रिस्टल में पाए जाते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकेंड।
क्वेश्चन नंबर 19 है, 60 की दोष किसके जालक की अपूर्णताएं परिभाषित करता है। तो आपको बताना है कि जो 60 की दोष होता है किस प्रकार की जालकों में होता है। तो हम सभी जानते हैं कि जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन के अनुसार तो देखा जाए जो हम लोगों ने 60 की दोष पढ़ा है वो ठोसों में पाया जाता है। तो हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4, ठोसों की। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, Fe3O4 का क्रिस्टल है। तो आपको बताना है कि जो Fe3O4 है ये किस तरह का क्रिस्टल है, प्रतिचुंबकीय है, लौ चुंबकीय है या फिर अनुचुंबकीय है या इनमें से कोई नहीं है। तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन में लोहा है अर्थात ये लौह चुंबकीय है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारी ठोस अवस्था वाले चैप्टर से जितने भी आपके एनसीईआरटी बुक से दिए हुए क्वेश्चन हैं वो सभी सॉल्व हो चुके हैं। आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अगर उनकी भी कोई प्रॉब्लम है एनसीईआरटी को सॉल्व करने में तो वो दूर हो सके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।